3 नवंबर 1988 की आधी रात 80 से अधिक सशस्त्र भाड़े के सैनिकों को लेकर मछली पकड़ने वाली 2 नावें श्रीलंका तट से रवाना हुई और मालदीव की राजधानी माले की ओर चल पड़ी। उस समूह का नेता माले के मूल निवासी अब्दुल लतूफी था। उसका मुख्य उद्देश्य तख्ता पलट करना और सरकार से सत्ता हथियाना था। कई महीनों की योजना के बाद उस विशेष दिन को सावधानी से चुना गया था। अपने व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार करने के इरादे से अब्दुल लतूफी क्षेत्र के कई मुख्य व्यक्तियों के संपर्क में थे। पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल की प्रमुख उमा महेश्वरन के साथ भी उनका ऐसा ही एक रिश्ता था। पूर्व एलटीटी कार्यकर्ता उमा महेश्वरन की मालदीव में हथियार, सोना और ड्रग्स की तस्करी करने की योजना थी। उसने लतूफी को आश्वस्त किया कि मालदीव की सेना बहुत कमजोर होने के कारण वहां सत्ता हथियाना एक आसान कदम होगा। दोनों ने वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल गयूम को उखाड़ फेंकने और लतूफी को बहाल करने और इसके बदले में उमा महेश्वरन को मालदीव में एक आधार स्थापित करने का फैसला किया। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक छोटा स्वतंत्र राष्ट्र है जो भारत के दक्षिणी तट से केवल 600 किलोमीटर दूर है। हालांकि 1200 द्वीप में से केवल 200 ही आबाद हैं। इस देश की राजधानी माले है जिसका क्षेत्रफल मात्र 5 वर्ग किलोमीटर है। दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में से एक माले शहर है जो समुद्र तल से सिर्फ 1.5 मीटर ऊपर है। मालदीव 1965 तक एक ब्रिटिश उपनिवेश था जो स्वतंत्रता के बाद गणतंत्र बन गया। अब्दुल गयूम 1978 में राष्ट्रपति थे और 1988 में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए। मालदीव रक्षा बल की कमजोरी और इसकी एकांत भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तख्ता पलट के कई प्रयास किए गए। 1980 और 1983 में भी गयूम के खिलाफ तख्ता पलट की कई असफल प्रयास हुए, लेकिन 1988 का प्रयास अलग था। लतूफी और उसके दोस्तों ने अपने मिशन को 3 चरणों में विभाजित करते हुए बड़े पैमाने में चाक चौबंद का इंतजाम किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सेवाओं के मुख्यालय पर कब्जा करके गयूम प्रशासन के प्रतिरोध से बचे। देश के प्रशासनिक केंद्र राष्ट्रपति के महल को जब्त करना और अंत में सभी भारी बिंदुओं और संचार चैनलों जैसे हवाई अड्डा और सभी ऑडियो और वीडियो प्रसारणों को रोकना। 3 नवंबर 1988 सुबह लगभग 5 बजे तक मछली पकड़ने वाले 2 नौकाएं माले के तट पर पहुंच गईं। एक राष्ट्रपति के बंदरगाह पर और दूसरी वाणिज्यिक बंदरगाह पर पहुंची। हमलावर उतरे और शहर भर में आग लगाकर वहां के निवासियों को डराने की शुरुआत कर दी। एक अन्य समूह शहर के रेडियो और टेलीविजन केंद्र की ओर गए, लेकिन गेट के आगे नहीं बढ़ सके। एक अन्य समूह ने राष्ट्रपति भवन को घेरने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। उस समय राष्ट्रपति गयूम भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ बैठक के लिए दिल्ली जा रहे थे। लतूफी का विचार उनकी अनुपस्थिति में सत्ता हथियाने का था, लेकिन बैठक को बाद की तारीख के लिए पुनर्निर्धारित किया गया और राष्ट्रपति ने रुकने का फैसला किया। यहीं पर लतूफी की सत्ता हासिल करने की योजना धाराशायी हो गई थी। जैसे कि पहले योजना बनाई गई थी, हमलावरों का एक समूह एनएसएस मुख्यालय की ओर बढ़ गया। माले के पास 2000 से भी कम राष्ट्रीय सुरक्षा बल थे जो इसकी रक्षा में लगे हुए थे। उन्होंने स्वयं मालदीव की सेना, वायुसेना और पुलिस की भूमिका भी खुद ही निभाई। हमले के समय हालांकि एनएसएस भवन में 200 से अधिक कर्मी थे। प्रशिक्षण की कमी और खराब अनुभव ने उनकी प्रतिरोध को कमजोर बना दिया और इस प्रकार एक तख्ता पलट में हमलावरों द्वारा माले को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। हालांकि अब्दुल गयूम हमलावरों से बचकर दूर एक सुरक्षित क्षेत्र में भागने में सफल रहे। इस बीच मालदीव के विदेश मंत्री इब्राहिम जाकी अंतर्राष्ट्रीय समूह से फोन पर मदद की गुहार लगा रहे थे। पाकिस्तान और श्रीलंका ने अल्प सूचना पर मदद करने में असमर्थता का हवाला देते हुए सहायता देने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने जाकी को सूचित करते हुए जवाब दिया कि जब तक उनकी सेना अपने डियागो गार्सिया बेस से मालदीव पहुंचती है तब तक 2 दिन से अधिक का समय हो जाएगा। उन्होंने जाकी को मदद के लिए भारत से संपर्क करने का सुझाव दिया। ब्रिटेन ने भी यही सुझाव दिया था।
इस संकट के दौरान इब्राहिम जाकी ने मालदीव के लिए भारत की मदद मांगी थी। जब जाकी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को फोन किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी आधिकारिक बैठक के बाद कोलकाता से दिल्ली वापस लौट रहे थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जाकी के साथ सक्रिय रूप से संपर्क किया और स्थिति पर यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की। पीएमओ के अधिकारी ने जाकी को किसी भी कीमत पर कॉल ना काटने के लिए कहा, क्योंकि माले टेलीफोन एक्सचेंज का नियंत्रण शायद हमलावरों के हाथों में हो सकता है। जब कॉल कट जाती है तो एक्सचेंज से स्विच बोर्ड पर सिग्नल लाइट बंद हो जाती है। इस तरह हमलावरों को जाकी की मौजूदगी का एहसास हो सकता है और उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा अगर वो एक्सचेंज को तोड़ते हैं तो वे माले के साथ बाहरी दुनिया से संपर्क खो देंगे। इन कारणों से वह इंटरनेशनल कॉल 18 घंटे से अधिक समय तक चली। जैसे ही राजीव गांधी राजधानी दिल्ली पहुंचे, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जहां यह निर्णय लिया गया कि भारतीय सैन्य हस्तक्षेप ही एकमात्र समाधान है। उनके कई सलाहकारों का मत था कि मालदीव में संघर्ष एक आंतरिक मामला था, जिसे भारतीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि राजीव गांधी इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ थे कि हिंद महासागर क्षेत्र, जहां मालदीव स्थित है, भारत के लिए राजनीतिक महत्व का क्षेत्र है। ये मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक था। राजीव गांधी मालदीव की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इस मिशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी पैरा ब्रिगेड को सौंपी गई थी। कोरल रीफ की सतह कैक्टस के पौधे की तरह होती है और मालदीव के द्वीपों में ऐसी चट्टानें होती हैं। इसीलिए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कैक्टस रखा गया। भारतीय सेना की पैरा ब्रिगेड दुश्मन के इलाके में उतरने और मिशन को अंजाम देने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। शाम 5 बजे तक 400 से अधिक भारतीय पैरा सैनिक 2 इल्यूशन 76 एयरलिफ्टर में सवार हो गए और ब्रिगेडियर बुलसारा के नेतृत्व में माले की ओर चल पड़े। मिशन का विवरण टॉप सीक्रेट था। आगरा के पैरा ब्रिगेड मुख्यालय से विमानों ने सीधे माले के लिए उड़ान भरी। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तिरुवनंतपुरम के लिए केवल नियमित उड़ानों के रूप में सूचित किया गया था, ताकि सीमा शुल्क और आव्रजन मंजूरी तैयार करने में किसी भी देरी से बचा जा सके। जैसे ही विमान उड़ते रहे और अंततः भारतीय हवाई क्षेत्र से बाहर चले गए, तिरुवनंतपुरम के एटीसी कर्मचारी दंग रह गए। रास्ते में एक ब्रिटिश कमर्शियल एयरक्राफ्ट का सामना IL-76 एयरक्राफ्ट से हो गया। जल्द ही BBC में खबर आने लगी कि भारतीय सैनिक बचाव अभियान के लिए मालदीव जा रहे हैं। ऊपर से देखने पर माले हुलहुले हवाई अड्डा एक विमानवाहक पोत की तरह था। हवाई अड्डा माले के बगल में एक द्वीप पर स्थित था और केवल एक ही रनवे था, जो केवल 3 किलोमीटर लंबा और 500 मीटर चौड़ा था। उस समय भारत के पास सैटेलाइट इमेजेस या माले के सटीक नक्शे जैसी तकनीकी सहायता तक पहुंच नहीं थी। माले में स्थिति के बारे में भी गंभीर अनिश्चितता थी, यानी कि हमलावरों की संख्या कितनी है और उनके पास मौजूद हथियार कितने हैं। ये भी संभव था कि पर्यटकों के रूप में अन्य हमलावरों ने शहर में बहुत पहले घुसपैठ कर ली हो। ये अफवाह भी थी कि हमलावर मशीन गन, हथगोले और यहाँ तक कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसी शक्तिशाली हथियारों के साथ आए हैं। इन सबसे ऊपर ये भी स्पष्ट नहीं था कि हवाई अड्डा पहले से ही हमलावरों के नियंत्रण में है या नहीं। ऐसे में विमान को उतारना बेहद जोखिम भरा था। हालांकि प्रारंभिक योजना सैनिकों को पैराशूट से उतारने की थी, लेकिन ये बेहद खतरनाक था क्योंकि बाहर हवा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। तेज हवा पैराशूट्स को तट से और समुद्र में बहाने का कारण बन सकती है। 30 किलो वजन वाले पैराशूट और 15 किलो वजन के हथियार के साथ सैनिक तैर नहीं सकता था और इसीलिए इस परियोजना को छोड़ना पड़ा। इसीलिए हुलहुले हवाई अड्डे पर विमानों को उतारने की वैकल्पिक योजना को चुना गया। इसके लिए हुलहुले एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक गुप्त कोड पहले से ही सूचित कर दिया गया था, उड़िया। जैसे ही हवाई अड्डा हुलहुले बंदरगाह के पास पहुंचा, विमान का नेतृत्व करने वाले ग्रुप कैप्टन आनंद गोपन वेवूर ने एटीसी को एक संदेश भेजा, चिंता मत करो, हम आपके दोस्त हैं, आगे बढ़ो। माले ने जवाब दिया। इसके बाद कप्तान ने पूछा,
कि क्या आपके पास हमें देने के लिए कुछ है, जिसका जवाब था हुडिया, 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 सुरक्षित लैंडिंग के लिए सही कोड नाम। लेकिन तब भी जोखिम था। क्या पता अगर कंट्रोल रूम में किसी हमलावर ने गन बैरल के सामने ऐसा कहने को कहा हो। यदि हाँ, तो विमान के लैंडिंग करते ही उस पर हमला किया जा सकता है। कैप्टन वीरूर लैंडिंग करने के लिए तैयार हुए। चूंकि बाहर अंधेरा था, उन्होंने एटीसी को 10 सेकंड के लिए रनवे की लाइट चालू करने का अनुरोध किया। जैसे ही रोशनी टिमटिमाई, कैप्टन विवूर ने विमान की स्थिति को ठीक किया और जब तक वे रनवे पर उतरे तब तक रोशनी फिर से बुझ गई थी। चूंकि रनवे की लंबाई को लेकर अनिश्चितता थी, जैसे ही विमान ने रनवे को छुआ, कैप्टन ने जोर से ब्रेक लगाया और साथ ही साथ विमान के इंजनों को पूरी गति में रिवर्स चलाया। विमान के रुकने के बाद ही कैप्टन बेऊर को पता चला कि रनवे खत्म हो गया है। शायद हमलावरों को सचेत कर देता अगर विमान पहली बार सही तरीके से नहीं उतरा होता, जिससे मिशन खतरे में पड़ जाता। कार्गो दरवाजे के मध्य से पैरा कमांडो ने फायरिंग की स्थिति संभाली। अगला विमान भी कुछ देर बाद उतरा। आधी रात तक हुलहुले हवाई अड्डा पूरी तरह से भारतीय सैनिकों के नियंत्रण में था। कमांडो के 2 मुख्य उद्देश्य थे, राष्ट्रपति गयूम को खोजें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें और हमलावरों को हराएं। अंधेरे की आड़ में कमांडो हुलहुले हवाई अड्डे से कई नावों में माले की तरफ रवाना हुए। इस बीच हमलावरों ने माले सेंट्रल बैंक को पहले ही लूट लिया था और 19 से अधिक लोगों को मार डाला था। उन्होंने शहर को आतंकित करना जारी रखा। इस आतंक से नागरिक डर गए और इस आफत से बाहर रहने की कोशिश करने लगे। राष्ट्रपति के घाट के पास कमांडो का पहला कदम राष्ट्रीय सुरक्षा मुख्यालय को मुक्त कराना था। वे किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिरोध के सामना किए बिना ऐसा कराने में समक्ष थे। राष्ट्रपति ग्यूम, जो राष्ट्रपति भवन में एक गुप्त कक्षा में सुरक्षित थे, कमांडो ने उसे ढूंढ निकाला और बचा लिया। अगला लक्ष्य हमलावरों को पकड़ना था। भारतीय सेना की ताकत को महसूस करते हुए कई हमलावरों ने जल्दी ही आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन फिर भी लुतूफी का कहीं पता नहीं चला और भारतीय सेना ने तलाशी शुरू कर दी। अचानक मालवाहक जहाज एमवी प्रोग्रेस लाइट को कमर्शियल हार्बर से निकलते देखा गया। लुत्फी माले बंदरगाह से जहाज का अपहरण करके भागने की कोशिश कर रहा था। जहाज पर मालदीव के शिक्षा मंत्री समेत 7 बंधक और 70 से ज्यादा हमलावर थे। कैप्टन बुलसारा ने तुरंत जहाज पर हमला करने की अनुमति दी। भारतीय सेना ने रॉकेट लॉन्चर, मशीन गनों और यहाँ तक कि छोटे हथियारों से प्रोग्रेस लाइट पर फायरिंग की। जहाज के बाईं ओर 3 रॉकेटों ने जहाज के पतवार को नुकसान पहुंचाया, जिसके परिणाम स्वरूप जहाज नियंत्रण खो बैठा और एक सीधी रेखा में उसकी गति हुई। तब तक एमवी प्रोग्रेस लाइट भारतीय सेना के हथियारों की रेंज की पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उस समय एक अमेरिकी वाहक युद्ध समूह मालदीव के तट से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पे था और उन्होंने भारत को मदद की पेशकश की, लेकिन भारतीय सेना को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। वे पहले से ही अपना मिशन पूरा कर चुके थे, इसीलिए मालदीव अधिकारी ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति गयूम ने खुद को और अपने देश को तख्ता पलट से बचाने के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी को धन्यवाद देने के लिए व्यक्तिगत रूप से फोन किया, लेकिन ऑपरेशन कैक्टस तब भी पूरा नहीं हुआ था। राजीव गांधी ने नौसेना प्रमुख को प्रोग्रेस लाइट का पता लगाने, लुतूफी को पकड़ने और बंधकों को छुड़ाने का मिशन सौंपा। 5 नवंबर सुबह 4:30 को ब्रिगेडियर बुलसारा ने गोवा नौसेना बेस पर एमवी प्रोग्रेस लाइट के वर्तमान स्थान की घोषणा की थी। भारतीय नौसेना का एक IL-38 निगरानी विमान ने एमवी प्रोग्रेस लाइट को श्रीलंका की ओर बढ़ते हुए देखा। जैसे ही लुतूफी ने भारतीय सैनिकों की उपस्थिति को भांप लिया और जहाज की दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहा। उस समय INS बेतवा और INS गोदावरी पास में ही थे। जब श्रीलंकाई नौसेना को प्रोग्रेस लाइट की जानकारी के बारे में बताया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें प्राप्त निर्देशों के आधार पर यदि जहाज श्रीलंकी समुद्री सीमा को पार करता है तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसा होने से पहले भारतीय नौसेना को प्रोग्रेस लाइट को रोकना था। जल्दी ही INS गोदावरी ने एमवी प्रोग्रेस लाइट को ढूंढ लिया। INS गोदावरी के कप्तान SV गोपालाचारी तमिल बोल सकते थे और उन्होंने लुतूफी को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।
इसके बजाय लुतूफी ने 2 बंदूकों को मार डाला और इस बात की धमकी दी कि अगर उसका पीछा किया गया तो आगे भी लोगों की हत्या कर देगा। डराने धमकाने के इस तरह के प्रयास को भारतीय नौसेना कभी माफ नहीं करेगी और इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। कैप्टन गोपालाचारी ने प्रोग्रेस लाइट पर हमले का आदेश दिया। आईएनएस गोदावरी में 30 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन ने प्रोग्रेस लाइट के एक हिस्से को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। एकमात्र लाइफ बोट भी नष्ट हो गई। कुछ हमलावरों ने समुद्र में कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन वे भी पकड़े गए और बंधकों को बचा लिया गया। ऑपरेशन कैक्टस सफलतापूर्वक पूरा हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी मिशन की प्रगति को करीब से देख रहे थे। हमलावरों और बंधकों को आईएनएस गोदावरी में मालदीव ले जाया गया और सुरक्षित रूप से सौंप दिया गया। हालांकि प्रारंभिक निर्णय लुतूफी को मृत्युदंड की सजा का ऐलान किया गया, लेकिन बाद में भारत के सुझाव पर उसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। ऑपरेशन कैक्टस एक शानदार जीत थी। न केवल सभी हमलावरों को पकड़ लिया गया और बंधकों को रिहा कर दिया गया, बल्कि भारत को इस मिशन में कोई नुकसान नहीं हुआ। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने सार्वजनिक रूप से भारत के समय पर हस्तक्षेप की सराहना की। भले ही भारत इस समय के आसपास सोवियत संघ के करीब होने के लिए जाना जाता है, अमेरिका ने घोषणा की कि मालदीव के लोकतंत्र की रक्षा में भारत सरकार की प्रतिबद्धता और क्षमता सराहनीय है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारियों ने भी भारत के समय पर हस्तक्षेप को सकारात्मक दृष्टि से देखा। ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सेना की क्षमताओं का एक आदर्श प्रदर्शन था। इसमें भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना का निर्बाध रूप से सही समन्वय शामिल था। इस पर हर भारतीय को गर्व है। जय हिंद।